अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। CSS 2022 का रिटर्न पार्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों का सिस्टम से बिलीव भी उठ गया और बहुत सारे जुमले भी आपको सुनने को मिले होंगे कि मैंने तो इतने मार्क्स के जो है वो MCQs अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स जो है वो 5, 6, 7 जैसे पाकिस्तान अफेयर्स में इस बार हुआ है। लोगों ने 8, 9, 11, 12 इतने मार्क्स भी लिए हैं। तो कोशिश करूँगा आज अनरिवल करूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि एक्चुअली ये क्या होता है और किस वजह से जो है वो इतने मार्क्स लोगों को दिए जाते हैं। इससे पहले पिछले साल CSS का जो एसए का पेपर था उसमें टोटल CSS 2022 में 5,000 से ज़्यादा बच्चों को 0 मार्क्स मिले एसए के अंदर। वो भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। पहले हम स्टैट्स की बात कर लेते हैं। 32,000 बच्चे जो थे उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से 20,000 एस्पायरेंट्स जो है वो अपेयर्ड हुए। 393 वो नंबर था जिन्होंने पास किया एग्ज़ाम रिटन पार्ट, और फिर जो है 1.94 रेशो जो है बना। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो पासिंग रेशियो है वो कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपेयर्ड होने वाले भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप ये 20,000 का नंबर देखो तो ये काफ़ी बड़ा है। अगर इससे पहले आप देखो तो 15,000, 18,000 इस तरह के जो नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट्स थे वो अपेयर्ड होते थे। जब अपेयर्ड ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली उनके पास जो पासिंग कैंडिडेट जो उनका पूरा एक सिस्टम है वो वही 200 से 400 के दरमियान चल रहा होता है। इतने ही बच्चों को उन्होंने यूजुअली पास करना होता है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो जो परसेंटेज है, पासिंग रेशियो है, वो भी कम होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान अफेयर में हुआ, जैसे जो मैं अगर एनालिसिस एक करूं तो पाकिस्तान अफेयर बहुत ज़्यादा टारगेट हुआ, ठीक है। इसके अलावा एसए में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मार्क्स उनके कम आए हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सोशियोलॉजी जो है उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो कम आए हैं। और अच्छे मार्क्स अगर देखें तो आप जनरल साइंस में जो एवरेज स्कोर मैंने देखा है, कोई 10-15 DMCs मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ने शेयर की जो मेरे चैनल पे डेली जो है वो अपलोड होने वाली वीडियोस देखते हैं या मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो उन DMCs के अंदर जो मुझे दिखाई दिया उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बच्चों के अच्छा स्कोर आया। 55 प्लस जो है वो इस दफ़ा एक एवरेज स्कोर रहा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। फिर जो है आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ में लोगों ने बेहतर स्कोर किया, जो कि पिछले सालों के पेपर्स को देखा जाए तो इस्लामिक स्टडीज़ भी टारगेट होता चला है, लेकिन इस बार 50 के अराउंड बच्चों ने स्कोर किया है। 45 प्लस स्कोर इजीली लोगों ने हासिल किया है। देन करंट अफेयर्स में भी बेहतर थे लोगों के इस दफ़ा मार्क्स, ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी में जो है इस दफ़ा सरप्राइजिंगली काफ़ी बेटर स्कोर आया है बच्चों का। तो ये एक ओवरऑल एक एनालिसिस है। IR में एवरेज स्कोर रहा है, ये एक एनालिसिस है। लेकिन बात मैं जो करना चाहूँगा वो पाकिस्तान अफेयर की करना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखें, ये जो पेपर टारगेट होते हैं ना, इसमें होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो आपको तभी पता लग जाता है कि कौन सा पेपर जो है वो इस बार टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन इस कदर टारगेट होगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। होता ये है कि जब आपको वो एनालिटिकल किस्म के सवाल देता है या इवैल्यूएट करने की बात करता है, तो वहाँ पे वो बॉल जो है ना वो आपके कोर्ट में डाल देता है कि जी अब आपने इसको अपनी अप्रोच लगा के और लेकर जाना है। जैसे यहाँ देखें, डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल सॉरी मैं यहाँ पे discuss the role of regional and nationalist political parties in Pakistan politics. How far these parties are necessary for political system. तो यहाँ पे उसने रीजनल एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल पूछा आपसे, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस पूछी है, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच इसमें चाहिए होगी। देन आगे अगर आप देखें तो इवैल्यूएट द फैक्शनल पॉलिसीज़ ऑफ द अर्ली ईयर्स, यानी 1947 से 58 तक की जो आपकी पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल जो आपकी फैक्शनल पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे या जो उनके अपने अंदरूनी मामलात थे। तो अगेन एक बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस यहाँ पे चाहिए। देन एवरी स्टेट डिज़ाइंस इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट, रिजेक्टिंग फीलिंग एंड इमोशंस। Why did Pakistan prefer emotions, feelings and ideology in its foreign policy? तो यहाँ पे वो आपको चैलेंज भी कर रहा है कि आप जो है वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करो, और देन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो पाकिस्तान अफेयर्स का आप पेपर दे रहे हो उसमें आपने जो आपका
क्रिटिकल एनालिसिस है उसको अपने दायरे के अंदर, अपनी हदूद के अंदर जो है वो लेकर जाना है और उनको जस्टिफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ग्रांट्स, एड्स एंड लोन्स इन पाकिस्तान इकॉनमी इन द लास्ट 10 years ऑफ स्टिमुलेटेड ग्रोथ। अगेन जो है आपको नंबर्स चाहिए पूरे पूरे कि कितने जो है वो पूरे उसने वॉल्यूम पूछा है, और ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स वाला सवाल। व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन, फिर जो है यहाँ पे वो आपसे पूछ लेता है कि वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट के हवाले से पाकिस्तान को क्या जो है वो कॉस्ट देनी पड़ी। फिर अगर आप देखो तो मिसट्रस्ट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशन आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान। ओवरऑल पेपर जो है यहाँ पे एक या दो सवाल भी सीधे सीधे नहीं हैं, ये सवाल वो हैं जो एनालिटिकल अप्रोच मांगते हैं। यहाँ पे आपकी अप्रोच अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आती तो फिर वो ऐसे वाला हाल करता है कि या तो ज़ीरो या फिर कुछ आपको मार्क्स देगा। तो जो वो एसए में करता चला आया था, इस बार वो पाकिस्तान अफेयर में उसने कर दिया, और पाकिस्तान अफेयर्स में हर सवाल में जो है उसने वो इसी तरह से आपको फिर आड़े हाथों लिया। अगर उसको आपकी अप्रोच समझ नहीं आई तो उसने सीधा सीधा ज़ीरो मार्क्स दिए। तो ऐसी सूरत में जो आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स थे वही आपको मिले हैं। अगेन मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बच्चे ने जो लिखा है उस हवाले से उसकी अप्रोच को देखना चाहिए, बिल्कुल रद्द नहीं कर देना चाहिए। देन अगर ऐसे के पेपर को आप देखो तो यहाँ भी इसी तरह का कुछ होता चला है। आज से पहले भी, पहले इनफॉर्मल इकॉनमी जो था वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया था और उनका ज़ीरो स्कोर आया था 2020 में। और इस बार भी जो एक कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई वो यही थी कि शायद बच्चे जो है वो जो टॉपिक था उसको एक्सप्लेन करने में फेल रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने 25 प्लस स्कोर किया है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक सही जो है वो कर लिया था ग्रास्प, लेकिन वो उसको जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या उसको कॉम्प्रिहेंसिवली जस्टिफाइड नहीं कर पाए अपने स्टैंस को। लेकिन जो 25 से नीचे हैं, बल्कि 20 से नीचे जो हैं, उनको मैं कहूँगा कि उन लोगों ने टॉपिक को ही ठीक से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो ऑप्ट किया था। और एक अप्रोच जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखो तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आपने लोगों की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, और दूसरा ये है कि आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के दो पहलू हैं, इसको अनफोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अगर आप यूजुअली बच्चे जर्नल पर्सपेक्टिव से इसको लिखना शुरू करते हैं और बग़ैर इसको डिफ़ाइन किए ऐसे लिखने चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर समझता है कि इनको एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता। दैन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी अगर आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मिस नज़र आता है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो विदाउट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, विदाउट नेगेटिवली इफेक्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है। तो ये जो एक नेगेटिवली इफेक्टिंग एनवायरनमेंट वाला आस्पेक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की राइटिंग में मिसिंग नज़र आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का जो टॉपिक है, इस तरह के बाकी भी जो आपने टॉपिक अगर आपने चूज़ किए हैं तो आपने जो टर्म्स थी उनको अनफोल्ड ठीक से नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपका स्कोर और 20 से नीचे है। बाकी जो स्कोर आपको यूजुअली मिला है वो उससे आपकी स्ट्रक्चर की वजह से या जो उनके पास एक पूरे मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उन्होंने आपको दे दिए हैं। लेकिन अगर आप 20 से नीचे हैं तो आप ये बात समझ जाएं कि आपने टॉपिक को सही से पिक नहीं किया था। आगे के लिए सबक ये है कि जो पेपर इस बार टारगेट हुए हैं बहुत कम चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो आप अभी नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं उसमें टारगेट हो। तो कोशिश करें कि इन पेपर्स को ठीक से ज़रा समझ लें, क्योंकि एफपीएससी की पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। कभी वो किस पेपर को टारगेट करता है, कभी किसी को टारगेट करता है। तो होपफुली ये एनालिसिस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि आपने सवाल को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है और उसका जो आंसर है वो किस तरह से लिखना है। अच्छा जी, उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों ने मुझे ईमेल की हुई है कि आप में से 30-40% को मैंने ईमेल में जो है वो भिजवा दिए थे टॉपिक्स। बाकी जो हैं उन बच्चों को कल या परसों जो है वो मेरी टीम पहुंचा देगी मेल, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ऐसे के। और बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन लोगों ने जो है वो अटैम्प्ट क्लियर किया, और जो लोग नहीं क्लियर कर पाए वो एक बात को मद्देनज़र रखें कि ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी, मकासद बदलते रहेंगे
और अगर आप जो है वो आज किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप इस चीज़ के काबिल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए कि कोई सही टाइम जो है वो रखा हुआ है कि जिस सही टाइम पे आपको ये चीज़ मिलनी है। सब्र रखें, कोशिश करें, मेहनत करें, गलतियों से सीखें। विथड्रॉ नहीं कीजिएगा, सीएसएस की जर्नी ऐसी ही होती है। मुश्किलात आती हैं, रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। अगर आप इस चीज़ को बेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जो है वो होल्ड रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को जो है वो अफ़ेक्ट किए बगैर, तो ज़रूर इस जर्नी को जारी रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के बाकी पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज ना हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।